हेलो, मेरा नाम राहुल वर्मा है और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हो गया परमाणु प्रॉपर्टी के अंदर, और हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह से हम सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन हम कवर करते जाएंगे। ठीक, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। ये हम पढ़ेंगे पेरियोडिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत। ठीक है, पेरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? किसी भी परमाणु का उसका आकार बताता है। किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर, किसी भी परमाणु में क्या होता है? नाभिक से लेकर बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक से लेकर बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। पर एक्चुअली होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं रहता, वो आगे पीछे होता रहता है। जैसे हमारे पास ये परमाणु है, जहां पे क्या होता है? सेंटर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई, बट एटॉमिक रेडियस। बट होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स नहीं है, कभी यहाँ रहता है कभी यहाँ। बट जो रेडियस है, उसका साइज है, उसको तो क्या होगा? हमें फिक्स करना पड़ेगा ना किसी स्पेस पे, उसका साइज हमें डिस्कस करना पड़ेगा, उसका साइज। तो इसके लिए हमारे पास दो परिभाषाएं हैं। कौन कौन सी दो डेफिनेशन है? एक है वंडरवॉल रेडियस, दूसरा है कोवेलेंट रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल को पहले समझते हैं। वंडरवॉल रेडियस होता क्या है? ठीक है, वंडरवॉल रेडियस किसी भी परमाणु में, किसी भी एक परमाणु में सॉलिड, ठीक है, किसी भी सॉलिड परमाणु में, ठीक, क्या होता है? किसी भी सॉलिड परमाणु में दो निकटतम, ठीक, हम कैसे इसका डेफिनेशन दे सकते हैं? किसी भी एक ही सॉलिड परमाणु में दो निकटतम परमाणुओं के बीच, ठीक है, दो निकटतम, किसी भी एक सॉलिड में, किन्हीं भी एक सॉलिड में दो परमाणुओं, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वंडरवॉल रेडियस। तो ये क्या कहलाता है? वंडरवॉल त्रिज्या। किन्हीं भी एक ही परमाणु के, किन्हीं भी एक सॉलिड के अंदर दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वंडरवॉल त्रिज्या। ठीक है, इसी तरह हम कोवेलेंट त्रिज्या की बात करते हैं तो सिंपल है। कोवेलेंट एक बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में किन्हीं दो परमाणुओं के, कोवेलेंट बॉन्ड में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? उसका कोवेलेंट रेडियस या उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, इस तरह से हम वंडरवॉल त्रिज्या और कोवेलेंट त्रिज्या को समझ सकते हैं। त्रिज्या को बेसिकली एंगस्ट्रॉम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंगस्ट्रॉम उसका यूनिट होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम उसका यूनिट होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 10 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर 10 मीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एटॉमिक रेडियाई समझ आ गया। रेडियस क्या होता है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और उनके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। बट क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? कभी आगे पीछे होते रहता है, ये फिक्स नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो परिभाषा देना पड़ेगा। तो हमारे पास दो परिभाषाएं, कौन कौन सा? वंडरवॉल त्रिज्या और कोवेलेंट त्रिज्या या उपसहसंयोजक त्रिज्या। तो वंडरवॉल त्रिज्या क्या कहलाता है? किसी भी एक ही परमाणु के, ठीक है, किसी भी एक ही परमाणु में या किसी भी एक तत्व में दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वंडरवॉल त्रिज्या। कोवेलेंट त्रिज्या क्या कहलाता है? किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस या उपसहसंयोजी त्रिज्या। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें पेरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, मतलब पेरियोडिक जो टेबल है, पेरियोडिक जो टेबल है क्या होता है? पेरियोडिक टेबल ऐसे रहता है। इस पेरियोडिक टेबल में हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? उसका साइज बढ़ेगा कि कम होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? उसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सबको मैं रफ करने की जरूरत है, ये मैं रफ कर देता हूँ जो आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि एटॉमिक जो रेडियाई है, परमाणु त्रिज्या है, वो दाएं से बाएं जाने पर होता क्या है।
ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में हमारे पास क्या ले लिए हम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई के अंदर होता क्या है। परमाणु त्रिज्याएं दाएं से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होगा क्या, इसके साइज में क्या डिक्रीज होगा क्या इंक्रीज होगा, हम अभी पता लगाते हैं। सबसे पहले तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12। इस एटॉमिक नंबर का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या हो जाएगा, 6 4 10 2 12, ये हो गया 3s2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 3s2 यहाँ हुआ, 3s2 3p1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 3p3। सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 3p4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 3p5। सिंपल है। ठीक है, हम स्टार्टिंग का नहीं लिख के हम लास्ट का लिख लेते हैं। यहाँ पे 3p क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर का हम क्या लिख ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमारे पास क्या है, 3 सेल है, 1 2 3, 3 कोष है। 3 कोष में हम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं डायरेक्ट साइज ऐसे बड़ा बना देता हूँ। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 और 3। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 2 5। ठीक है, कैसे हो रहा है, 2 1, यहाँ होना चाहिए 2, यहाँ होना चाहिए 3, यहाँ होना चाहिए 4, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये साइज मेरे से बनाने में ऊपर नीचे हो गया है, पर सभी का साइज अभी फिलहाल समान है। ठीक है, समझने के लिए देखो, अब क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है। किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। अब होता यह है कि यहाँ बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो यहाँ भी प्रोटॉन कितना होगा, 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो दोनों में अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यहाँ क्या होगा, 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नाभिक में क्या होगा, 3 प्रोटॉन होगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, 4 प्रोटॉन होगा। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, 5 प्रोटॉन होगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में कितना होगा, 6 प्रोटॉन होगा। अब ध्यान से समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा संकुचन, ठीक है, ज्यादा संकुचन सिकुड़ेगा कौन, ज्यादा आकर्षण कौन करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन किस में रहेगा। तो सिंपल है कि इस वाले में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, इस वाले में कम अट्रैक्शन रहेगा। वैसे ही इसके अपेक्षा, इससे कंपेयर अगर इसका किया जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें अट्रैक्शन इससे ज्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन इससे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। इसमें अट्रैक्शन उससे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम दाएं से बाएं जाते हैं, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो बढ़ते जाता है, संख्या बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से जब हम दाएं से बाएं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका जो आकार है वो क्या होता जाता है, छोटा होते जाता है। और छोटा होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इस आकर्षण की वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होते जाता है। सिंपल। वैसे ही हम समझते हैं कि ऊपर से नीचे